नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों, आज क्लास 6 की साइंस में जो चैप्टर है वह 15 है, जिसका टॉपिक है हमारे चारों ओर वायु। दोस्तों, आज हम वायु के बारे में पढ़ेंगे कि वायु कैसे बनी होती है, वायु को हम कैसे महसूस करते हैं और जलीय जीव जो हैं वो भी कैसे सांस लेते हैं, और सारे के सारे पृथ्वी पर जो जीवधारी हैं वह सारे के सारे सांस जो लेते हैं वो वायु के माध्यम से लेते हैं। अगर किसी पदार्थ को जलाना है तब भी हमें वायु की ज़रूरत दोस्तों होती है। चलो आते आगे देखते हैं वायु के बारे में। ये देखिए चित्र जो आपका दिया गया है 15.4। इसमें क्या एक खाली बोतल से प्रयोग करते हैं। हम खाली बोतल को लेते हैं और पानी भरे बीकर में सीधा डुबोते हैं, तो क्या उसके अंदर पानी जाएगा? दोस्तों नहीं जाएगा। अगर थोड़ा सा घुमा दें, थोड़ा सा झुका दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो क्या होगा कि जो वायु है वह बुलबुले के रूप में निकल जाएगी और पानी उस जगह आ जाएगा। दोस्तों देखिए जैसा कि चित्र 15.4 में दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं एक पर्वतारोही। 15.5 में जो आपका चित्र है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पहाड़ों पर जो ऑक्सीजन गैस है वह बहुत कम मात्रा में होती। क्यों होती है? क्योंकि यह वजन होता है इसका, यानी कि यह भारी गैस होती है, इसलिए यह पहाड़ों पर नहीं पाई जाती, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। और वातावरण की बात करें तो वातावरण में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वह होती है 1% अदर गैसों के साथ, और जो नाइट्रोजन होती है वह 78% होती है, यानी कि 78% होती। जो ऑक्सीजन होती है वह 21% होती है। यानी कि दोस्तों अगर हम कहें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जो गैसों का है वह 99% यानी कि 99% बना लेती हैं, और शेष जो आपका 1% बचता है उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसें भी सम्मिलित होती हैं दोस्तों। और बता दें जो वायु होती है, वायु में संगठन की बात करें तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपकी जल वाष्प, धूल कण इत्यादि चीज़ें भी मिली हुई होती हैं दोस्तों। अब देखते हैं वायु किससे बनी होती है। तो जल वाष्प के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। जल वाष्प किस में विद्यमान होती है? वायु में विद्यमान होती है। ठीक है दोस्तों, जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और आपको बता दें कि वायुमंडल क्या होता है। हम जो देखते हैं, जो परत है पृथ्वी की सतह को कई किलोमीटर तक घेरे हुए है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमने पढ़ा भी होगा जो हमारी ओजोन परत है वह समताप मंडल में है। किस मंडल में? समताप मंडल में है, जो कि हम लोगों की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो आपकी वातावरण में उपस्थित होती है दोस्तों वह होती है 21%, यानी कि 21% होती है। और अब इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं चित्र 15.6 में। देखिए दोस्तों इस चित्र में या इस प्रैक्टिकल में क्या बताया गया है। हमने एक टेबल ली, उस पर 2 कैंडल रखी। ठीक है दोस्तों, दोनों कैंडल को जला दी। अब हम क्या करेंगे कि एक कैंडल को हम ढक देंगे, किसी बीकर से ढक दो या ऐसी चीज़ से ढक दो जिससे उसमें ऑक्सीजन ना जा पाए। तो कुछ समय बाद दोस्तों हम देखेंगे कि जो कैंडल खुला रखी जल रही है मोमबत्ती, वह जलती रहेगी, लेकिन जो मोमबत्ती ढकी हुई थी वह बंद हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों उसे ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई, इसलिए वह बंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और आगे बताते हैं आपको दोस्तों। ये देखिए नाइट्रोजन की बात करें तो यह वातावरण में कितनी होती है दोस्तों? 78%, यानी कि 78% होती है दोस्तों। जैसा कि हमने बताया था, जब हम मोमबत्ती जला रहे थे तो वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं होता है, तो उस समय वहाँ पर क्या भरी हुई होती है? कौन सी गैस होती है? वह नाइट्रोजन होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है CO2 होता है। यह वातावरण में 1% के साथ साथ इसके साथ अदर गैसें भी होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि गैसें भी होती हैं,
और धूल कण भी होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। देखते हैं दोस्तों, धूल तथा धुआं। धूल भी हमने उड़ते हुए देखी है, महसूस भी की होगी कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, आँखों में भी छोटे छोटे कण भी चले जाते हैं। धुआं भी महसूस किया होगा, कहीं ना कहीं गाँव में आप लोग गए होंगे तब आपने इस चीज़ को फील किया होगा। और धुआं से बचने के लिए लोग, जैसे कुछ फैक्ट्री वगैरह, जैसे ईंट के भट्टे का एग्जांपल ले लें, लोग बड़ी बड़ी चिमनी लगाते हैं ताकि जो धुआं है वह सीधा ऊपर चला जाए और हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब ये धुआं ऊपर जाएगा तो विभिन्न प्रकार के जो पक्षी उड़ते हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी सांस लेने में, क्योंकि जितने भी पृथ्वी पर जीव जानवर हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनको सांस लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, पढ़ते हैं धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक ले आती हैं। ठीक है दोस्तों, वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित होते हैं, जो कि धूल के कण बहुत अधिक छोटे होते हैं दोस्तों। क्रियाकलाप हम देखते हैं 4। क्रियाकलाप 4 में देखिए दोस्तों, हम बताते क्या दिया गया है। वो चित्र डायरेक्ट 15.7 देखिए। वायु में धूल के कणों की उपस्थिति का सूर्य के प्रकाश में अवलोकन। हमने दोस्तों कमरा बंद कर दिया पूर्णतया, दरवाज़ा भी बंद कर दिया, अब कहीं से भी सूर्य प्रकाश नहीं आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलेंगे। इसमें क्या होगा कि जब थोड़ा सा दरवाज़ा खोल देंगे तो सूर्य प्रकाश आएगा। जब सूर्य प्रकाश आएगा तो उसकी रोशनी में आप छोटे छोटे से धूल के कण भी देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वायु में धूल के कणों की उपस्थिति का सूर्य के प्रकाश में अवलोकन, जैसा कि चित्र में दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होती है। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के लिए रोका होगा? क्यों रोकते हैं? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मुंह से सांस लेंगे दोस्तों, तो जो छोटे छोटे से धूल कण होते हैं वह चले जाएंगे, जिससे हमारी बॉडी अफेक्टेड हो जाएगी, यानी कि हमारा शरीर जो है प्रभावित हो जाएगा। अब चित्र आपको हम 15.8 दिखाते हैं। भीड़ भरे चौराहे पर एक पुलिसकर्मी द्वारा मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण करना। देखिए दोस्तों, क्यों? क्योंकि जब विभिन्न प्रकार के वाहन चलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, और विभिन्न प्रकार के धूल कण उड़ते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। और इसलिए यह जो पुलिसकर्मी है एक मास्क का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं इस चित्र से कि वायु में कुछ गैसें, जल, वाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, जैसा कि हमने आपको बताया था। वो चित्र भी आपको हम दिखाते हैं। चलिए चित्र देखते हैं। पहले 15.9 वायु की संरचना। देखिए दोस्तों, वायु की संरचना, इसमें देखिए एक चित्र दिया गया 15.9। नाइट्रोजन की मात्रा है वह 78% है, ऑक्सीजन की जो दोस्तों है मात्रा वह 21% है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं दूसरी अन्य गैसें हैं वो 1% ओनली होती हैं दोस्तों। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? बिल्कुल दोस्तों, पानी में क्या होता है, जो ऑक्सीजन आपकी घुली होती है, जिससे जो आपकी मछलियाँ या अन्य जो पानी में जीव रहते हैं वह सांस ले सकते हैं। मिट्टी में भी ऑक्सीजन होती है दोस्तों। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं क्रियाकलाप 5। किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए, इसको धीरे धीरे गर्म करें
पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। देखिए जैसा कि चित्र 15.10 में दिखाया गया, जल में वायु विद्यमान होती, धीरे धीरे बुलबुले उठते हैं। ये दोस्तों क्या होते हैं? ऑक्सीजन के होते हैं। और ज़्यादा पानी को गर्म कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा? वाष्पीकृत हो जाएगा, यानी कि उसमें वाष्पीकरण की क्रिया दोस्तों हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बताते हैं। अब आगे देखते हैं। ये देखिए चित्र 15.11, मिट्टी में वायु होती है। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मान तथा छिद्र बना लेते हैं और वहीं पर निवास करते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों एवं मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है दोस्तों। यही कारण है कि जब बारिश होती तभी केंचुए क्या होते हैं? बाहर आकर वे घूमते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती है? दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है? दोस्तों हम सभी लोगों ने पढ़ा है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें एक क्रिया पाई जाती है जिसको हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उस दौरान वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं और उसके बाद वह ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, और उस ऑक्सीजन को हम लोग या मनुष्य या जानवर या सारे पृथ्वी पर जीवधारी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और कहा जाए कि विश्व की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से आती है? अमेजन के जंगलों से आती है दोस्तों। कहाँ के जंगलों से आती है? अमेजन के जंगलों से सबसे अधिक आती है दोस्तों। अब देखिए वायु का उपयोग 15.12 में दिया गया पवन चक्की। देखिए पवन चक्की आपको ये दिखाई गई दोस्तों। इसमें देखते हैं, वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर से उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में भी वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों अब आते हैं प्रमुख शब्द। वायुमंडल मैंने आपको बताया है, जो पृथ्वी के बाहर एक घेरी हुई सतह है उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको दोस्तों बताई है। वायु की संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं, पवन चक्की। अब आते हैं चैप्टर के सारांश पर। सारांश बहुत अहम होता है, इसको जरूर दोस्तों ध्यान से सुने और पढ़े भी। देखिए सारांश में क्या है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जो जली प्राणी होते हैं, यानी कि जल में रहने वाले जो प्राणी होते हैं, वो श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दोस्तों अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पे। वायु के संघटक क्या क्या हैं? तो दोस्तों हम बता दें, वायु के जो संघटक हैं उसमें आपकी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और अन्य गैसें भी हैं, साथ में जल वाष्प है और धूल कण भी हैं। वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? दोस्तों सभी जीवधारियों के लिए सिर्फ एक ही गैस श्वसन के लिए इंपॉर्टेंट है। वह कौन सी गैस है दोस्तों? ऑक्सीजन, जिसका फार्मूला होता है O2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? बिल्कुल दोस्तों, इसको हम बताते हैं। आपको मैंने पहले बताया था 2 कैंडल लीजिए, यानी कि 2 मोमबत्ती, उनको हम जलाते हैं। फिर एक मोमबत्ती को हम बीकर से ढक देते हैं
और कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं, जो बीकर से मोमबत्ती ढकी हुई है वह ऑटोमेटिक बुझ जाती है, यानी कि जो उसकी ज्वाला है वह शांत हो जाती है, और जो अदर दूसरी मोमबत्ती जल रही थी उसको लगातार वायु मिल रही है, उसमें ऑक्सीजन मिल रही है, वह कंटिन्यू जलती रहती है। इससे सिद्ध होता है कि आग को जलने के लिए या अग्नि को जलने के लिए किसकी हमें दोस्तों ज़रूरत होती है, हमें वायु की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप ये कैसे दिखाएं कि वायु जल में घुली होती है। दोस्तों बिल्कुल हम बता सकते हैं वायु कैसे जल में घुली होती है। देखिए दोस्तों, वायु में घुली जो वायु होती है उसको हम कैसे चेक करें। जैसे जितने भी जीव रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, जो जली जीव हैं वह पानी में रहते हैं। वह श्वसन की क्रिया कैसे करते हैं, जो उसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है पानी के अंदर, उसी के माध्यम से वह श्वसन करते हैं। और दूसरी आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दें, जैसे आप थोड़ा सा पानी लें, उसे आप गर्म करें तो छोटे छोटे से बुलबुले निकलेंगे। इससे यह साबित होता है कि इस पानी में जो है वह वायु घुली हुई है, यानी कि ऑक्सीजन घुली हुई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है। क्योंकि जब उसे हम पानी में डालते हैं दोस्तों, तो उसके मध्य जो स्पेस जगह होती है उससे वायु निकल जाती है और वहाँ पर पानी भर जाता है, जिससे वह सिकुड़ जाती है। 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों ओर की वायु को परत को क्या कहते हैं दोस्तों, वायुमंडल कहते हैं। 7 नंबर देखते हैं। हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के कौन से अवयव की जरूरत होती है। वह दोस्तों अवयव होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र है CO2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। ठीक है दोस्तों, पहली देखते हैं जीवों के श्वसन के लिए। जितने जीव हैं सारे श्वसन करते हैं वायु में ही। और दूसरा है जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो भी वायु के माध्यम से बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। तीसरा देखिए पवन चक्की। पवन चक्की द्वारा हमने आपको बताया बिजली का उत्पादन भी होता है। ठीक है दोस्तों, अन्य चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। 4 नंबर बताते हैं ईंधन और पदार्थों को जलाने में भी वायु की ज़रूरत पड़ती है। और नंबर 5 बताते हैं नौकायन, ग्लाइडर, हवाई जहाज और पैराशूट इत्यादि चलाने में भी सहायता होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं। बताते दोस्तों, जब जीवधारी यानी कि जीव जंतु जब श्वसन क्रिया करते हैं उस दौरान वह श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और जब श्वसन बाहर करते हैं यानी कि गैस सांस बाहर निकालते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। पौधे क्या करते हैं, जब अपना भोजन बनाते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उस दौरान वह कौन सी गैस लेते, CO2 गैस लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और वह ऑक्सीजन बाद में निकालते हैं, जिससे एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर होते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। दोस्तों इस तरीके के NCERT के आपके लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों थैंक यू।